इंडिया की जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली एक नया रूल पब्लिश किया है एमएसएमई यूनिट्स के लिए। तो ये जो रूल है वो एग्जैक्टली क्या बोलता है, किसके ऊपर ये लागू होता है, ये जो रूल के अंदर 45 डेज की लिमिट है वो आप कैसे काउंट कर सकते हो, तो ये सभी चीजों के जवाब आपको ये वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो ये जो वीडियो है उसको मैंने करीबन 17 पॉइंट के अंदर डिवाइड किया है। जो लास्ट वाला पॉइंट है 70वां नंबर का, तो उसके अंदर मैंने जो प्रैक्टिकल जो भी 45 डेज का एग्जाम्पल है उसके अंदर मैंने कोट किया हुआ है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि माय नेम इज अमित बवाला एंड बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। लास्ट 8 साल से मैं सर्विस प्रोवाइडिंग के बिजनेस के अंदर हूँ। तो शुरू करते हैं ये वीडियो और समझते हैं कि ये एग्जैक्टली 45 डेज का जो भी पेमेंट रूल है वो क्या बोलता है और कैसे ऑपरेट करता है। माय फर्स्ट पॉइंट इज, आप जो एमएसएमई हो तो एमएसएमई यूनिट किसे बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने पहले तो ये समझते हैं कि ये जो एमएसएमई यूनिट की जो भी डेफिनेशन है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसका जो फुल फॉर्म है, अभी इसके अंदर कौन से यूनिट आते हैं। तो अगर सपोज आप प्रोडक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो तो आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो प्रोडक्ट का, या तो आप जैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी सर्विस, लेट्स से के आर्किटेक्ट इंजीनियर है, एडवोकेट्स है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सर्विस सेक्टर के बिजनेस में है, तो ये सभी लोग कवर होते हैं। अभी समझते हैं कि माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइज किसे बोलते हैं, कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो और प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम हो, तो उसको बोलते हैं माइक्रो। स्मॉल एंटरप्राइज किसे बोलते हैं, कि जिसका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 5 करोड़ से कम हो और टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ से कम हो। और मीडियम एंटरप्राइज उसे बोलते हैं कि जिसका प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम हो और टर्नओवर जो है वो करीबन 250 करोड़ से कम हो। बट ये जो रूल है वो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को अप्लाई होता है, ये जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उसको ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि ये एमएसएमई एग्जैक्टली क्या बोलता है। सो बेसिक क्वेश्चन है इसके अंदर कि ये 45 डेज का जो भी रूल है वो क्या है। एक पेमेंट अरेंजमेंट ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आपको जब भी आप अपने वेंडर से कुछ भी परचेज करते हो और वो जो यूनिट है, वो जो एमएसएमई है, तो आपको अपने वेंडर को जो भी पेमेंट है वो करीबन 45 डेज के अंदर कर देना पड़ेगा। और इसके साथ एक सेक्शन लिंक कर दी है 43BH। ये जो सेक्शन है 43BH वो इनकम टैक्स की सेक्शन है और इसके अंदर ये लिखा है कि अगर सपोज लेट्स से कि आप 45 डेज के अंदर जो पेमेंट नहीं करते हो तो ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर वो जो आइटम है, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, वो करंट ईयर के अंदर डिसअलाउड हो जाएंगे। मींस आपकी जो भी इनकम है वो उसके अंदर जुड़ जाएंगे और उसके ऊपर आपको इतना टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। गॉट इट। तो ये जो 43BH की जो भी सेक्शन है वो टेक्निकलिटी में मैं अभी नहीं जाऊंगा, सिंपल सा मैंने आपको समझा दिया कि आप जो पेमेंट नहीं करते हो तो वो आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाएगा और आपको उसके ऊपर इतना टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। सिंपल। तो ये जो रूल है वो सिंपल एंड सोबर है। थर्ड पॉइंट इज कि नाउ द सप्लायर विल नॉट एबल टू गिव क्रेडिट पीरियड मोर देन 45 डेज। तो वैसा नहीं है। आप जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के पास से जो भी गुड्स परचेज करते हो, सर्विस अवेल करते हो, तो ही आपको ये जो रूल है वो एप्लीकेबल, 45 डेज का जो भी रूल है वो एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज ये रूल आपको एप्लीकेबल होगा नहीं। क्लियर। तो फोर्थ पॉइंट है, इज दिस रूल एप्लीकेबल फॉर सेलर और बायर। माय आंसर इज दिस रूल इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द परचेज ट्रांजेक्शन। आप जो भी गुड्स या तो सर्विस आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेल करते हो तो ये जो रूल है वो आपको एप्लीकेबल होता है। आप जो कोई एमएसएमई यूनिट से जो कोई भी सेवा या तो गुड्स परचेज करते हो तो आपको एप्लीकेबल होगा। ओके।
माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस रूल एप्लीकेबल फॉर कैपिटल एंड बिजनेस एक्सपेंसेस? मींस आपके बिजनेस के अंदर आप जब भी कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हो तो क्या वो रूल एप्लीकेबल होता है? माय आंसर इज ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो पीएनएल है उसके अंदर आपने जो भी एक्सपेंसेस बुक किए हैं, आप जो गुड्स परचेज करते हो अपने वेंडर के पास से, तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही ये जो प्रोविजन है वो इनकॉर्पोरेट हुई है। तो आपके जो भी फिक्स एसेट के ट्रांजेक्शन है, आप जो भी परचेज करते हो, कोई मशीनरी परचेज करते हो, कोई फिक्स एसेट परचेज करते हो, तो उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। ओके, क्लियर? माय नेक्स्ट पॉइंट इज दिस रूल एप्लीकेबल फॉर ऑल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज? मैंने आगे जैसे आपको बताया कि ये रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है उसको ही एप्लीकेबल होगा। मीडियम इसके अंदर कवर नहीं होते हैं, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको डिस्क्राइब किया था। माय नेक्स्ट पॉइंट इज किसको किसको ये जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा? टू विच कैटेगरी ऑफ क्रेडिटर्स दिस पेमेंट रूल इज एप्लीकेबल? मीन्स आप जो भी माल परचेज करते हो, गुड्स जो भी परचेज कर रहे हो, तो आपके जो भी क्रेडिटर्स होंगे, अगर लेट्स से कि वो मैन्युफैक्चरर है, अगर वो कोई सर्विस प्रोवाइड आपको जो कर रहा है, तो आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट कर देना पड़ेगा। जो सामने वाला कोई ट्रेडर है, ओके, तो ये रूल आपको इसके अंदर लागू नहीं होगा। ओके, माय नेक्स्ट पॉइंट इज एमएसएमई का जो भी स्टेटस है वो कैसे पता चलेगा? तो आपको जो भी एमएसएमई का सर्टिफिकेट है वो आप जिसके पास से गुड्स या तो सर्विस अवेल कर रहे हो, तो आपको वो सर्टिफिकेट उसके पास से लेना है। तो यही एक रास्ता है कि वो एमएसएमई है कि नहीं है वो कंफर्म करने का। ओके, इफ क्रेडिटर्स एंगेज इनटू बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो इसके अंदर मतलब आपका जो भी क्रेडिटर्स है वो जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर जो एंगेज है, तो क्या होगा? तो सिंपल सी चीज है, आप उसके पास एक सर्टिफिकेट लीजिए जो भी एमएसएमई का, उसके अंदर जो भी मेजर एक्टिविटी अंदर लिखी होगी, तो डेट इज मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, वहां से आपको पता चल जाएगा। बिकॉज ये ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उसको ये रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। माई 10th पॉइंट इज इफ क्रेडिटर्स फेल्स टू प्रोवाइड और रिफ्यूज टू प्रोवाइड एमएसएमई सर्टिफिकेट, ओके, तो इसके अंदर कुछ नहीं, बहुत सा सिंपल सा है कि आपको आपको अपने क्रेडिटर के पास एक डिक्लेरेशन ले लेना है कि मैं एमएसएमई में कवर नहीं होता हूं, एज अ सेफ साइड। तो आप जब भी कहीं भी कोई भी क्वेरी आएगी डिपार्टमेंट के अंदर से, तो आप ये जो भी सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो दैट इज वेरी सिंपल। हाँ, अगर मेरा जो क्लाइंट है, आप जिसके पास से गुड्स परचेज करते हो, तो क्या वो इसके अंदर उसके जो मल्टीपल बिजनेस चल रहे हैं, तो क्या उसको ये जो एमएसएमई का रूल है वो लागू पड़ता है? बिकॉज एक जो बिजनेस है इसके अंदर उसका जो भी स्टेटस है वो क्रेडिटर्स का है, एक जो बिजनेस है उसके अंदर उसका स्टेटस है वो मैन्युफैक्चरर का है। तो जो मल्टीपल बिजनेस आप कर रहे हो, और जो मैंने आगे आपको पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो भी लिमिट बताई है, तो वो कैसे एप्लीकेबल होगी? तो आपको जो भी उसका टर्नओवर हो रहा है, तो उसका टर्नओवर का कंबाइन, जो दोनों बिजनेस चल रहे हैं तो उसका टर्नओवर जो है वो कंबाइन कर देना है, और उसकी लिमिट जो भी है वो काउंट करनी है। मीन्स आपके जो भी कोई दो बिजनेस चल रहे हो और आपकी दोनों के अंदर जो भी सेल्स हो रही है, तो उसका कंबाइन आपको लेना है। दोनों के अंदर जो भी प्लांट एंड मशीनरी का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका आपको तो कंबाइन टोटल करना है। और बिकॉज एमएसएमई जो भी सर्टिफिकेट है वो पेन वाइज इश्यू होता है, ना कि मतलब आपकी जो भी एंटिटी है उसके हिसाब से। व्हाट कैटेगरी ऑफ पर्संस कवर, मतलब कौन कौन से पर्सन जो है वो कवर होंगे? तो एप्लीकेबल टू एवरी कैटेगरी ऑफ पर्सन, लाइक प्रोप्राइटरशिप में आपकी जो फर्म चल रही है,
आपकी जो फर्म पार्टनरशिप है, आपकी जो फर्म एलएलपी है, कंपनी अप हो, तो ये जो रूल है वो सबको एप्लीकेबल होता है। इफ माई बिजनेस एंड प्रोफेशन इज इन टैक्स ऑडिट, आपका जो बिजनेस टैक्स ऑडिट के अंदर है तो क्या, तो एप्लीकेबल टू ऑल वेदर और नॉट टैक्स ऑडिट एक्सेप्ट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD एंड 44A। जो अपनी इनकम, जो भी इनकम टैक्स की स्कीम है 44AD और 44AE, करीबन 8% प्रॉफिट या तो 6% प्रॉफिट आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जो भी डिक्लेयर करने वाले लोग हैं, जो अपना आईटीआर इस कैटेगरी ऑफ सेक्शन के अंदर फाइल करते हैं, तो उसको ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो बड़ा सा सिंपल सा है ये चीज। 14, हाउ मेनी डेज वी नीड टू मेक द पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ओके, देखो इसके अंदर आपके जो रिटर्न एग्रीमेंट आपके हुआ है आपके वेंडर के साथ, तो 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। अदरवाइज ये जो लिमिट है वो करीबन 15 दिन की है। मीन्स ये एक्ट क्या बोलता है कि आपको जो भी अपना क्रेडिटर्स है उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट एक बार कर देना है 45 डेज का। अदरवाइज ये जो रूल है वो 15 डेज के अंदर आएगा, आपको पेमेंट कर देना पड़ेगा। ड्यू डेट फॉर पेमेंट शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी। ये बड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है कि लेट्स से कि किसी ने अपना जो भी इनवॉइस है वो रेज कर दिया है बट गुड्स की डिलीवरी नहीं की है, तो क्या 45 डेज कहां से काउंट हो गए, डिलीवरी डेट से या तो इनवॉइस डेट से? तो माय आंसर इज वो जो डेट है वो आपकी गुड्स जो आप परचेज कर रहे हो, तो जब डिलीवरी आपके पास आई है वहां से 45 डेज काउंट हो गए। और जो आप कोई सर्विस अवेल कर रहे हो तो डेट ऑफ सर्विस, आपको जो सर्विस आपने दी है उसने, तो वो डेट वहां से काउंट होगी 45 डेज। ओके, माय 16th क्वेश्चन इज इफ अदर एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज डिसाइडेड पीरियड इज 45 डेज विच एवर इज अर्लियर। तो ये पॉइंट ऐसे बोलता है कि अगर लेट से कि आपने अपने वेंडर के साथ करीबन 6 महीने का एग्रीमेंट किया, ओके, तो क्या, तो 45 डेज कंपलसरी है, आपको जो 45 डेज है उसके अंदर कर ही देना है। अगर लेट से कि आपने 15 दिन का किया है या तो 30 दिन का किया है, तो आपको वो 30 दिन एप्लीकेबल होंगे, जो भी कम होगा वो एप्लीकेबल होगा। ओके, बड़ा सा सिंपल सा है। एंड माई लास्ट एंड फाइनल इज क्वेश्चन इज, इसके अंदर हम समझते हैं कि वो ये रूल जो है वो कैसे, अभी लेट देखो डिलीवरी डेट आपकी गुड्स की और सर्विस की लेट से कि 1 जैन है। ओके, तो आपकी पेमेंट डेट कौन सी होगी, तो आपकी पेमेंट डेट होगी करीबन 15 फेब। इसके अंदर मैंने 45 डेज जो है वो ऐड कर दिए हैं। ओके, तो ये जो चीज है वो अलाउड होगी करंट ईयर में 31/3/2024 में जो आपकी बुक बंद हो रही है उसके अंदर, तो यस इसके अंदर वो अलाउड होगी। आपकी जो डिलीवरी डेट है वो 20 Feb 2024 है, तो उसके अंदर आपकी जो भी डेट आएगी वो करीबन आएगी 5 मार्च। और जो आपने उसका 5 मार्च के उसको पेमेंट कर दिया है या तो उससे पहले, तो आपका जो 31/3/24 के अंदर जो भी आप आईटीआर भरते हो तो उसके अंदर वो अलाउड होगा। बट आपकी जो भी डिलीवरी डेट है वो करीबन 31 मार्च की है, 31 मार्च 2024, तो आपको उसका पेमेंट जो है वो करीबन 16 मई तक कर देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर लेट्स से कि 16 मई तक आप जो पेमेंट नहीं करते हो तो क्या होगा, तो वो जो 31/3/24 के अंदर ये जो पैसा है वो ऐड हो जाएगा आपके प्रॉफिट के अंदर, एक्चुअल प्रॉफिट के अंदर, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर लेट्स से कि 16 की जगह आपने 17 मई को उसका पेमेंट कर दिया या तो 18 मई को पेमेंट किया, तो वो जो पेमेंट होगा वो आपको 31/3/2025 का जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो उसके अंदर ये चीज जो है वो अलाउड होगी। तो ये जो एग्जांपल है वो एग्जांपल से एकदम क्लियर है कि आपको 45 डेज के अंदर ये जो भी पेमेंट है वो कर देना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो भी एक्सपेंस है वो डिसअलाउड हो जाएगा और आपको उससे इनकम टैक्स उतना ज्यादा भरना पड़ेगा। अगर लेट्स से कि आपको ये 45 डेज रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो उसका मैं आपको आंसर दूंगा। और मेरी जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, तो वो लिंक से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड एंड चीयर्स।